हेलो स्टूडेंट्स, मैं एलबी मिश्रा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवाय गुरुकुल। आज आपके सामने आए हुए एक स्पेशल वीडियो के साथ, और ये खास करके जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो रहेगा। और जो इनफैक्ट जो 12th में भी हैं बच्चे, या जो जेई के एग्जाम देने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, नीट की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। इस वीडियो में मेनली हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे जो बच्चे 11th में अभी स्टडी कर रहे हैं, 12th मूविंग है, या जो बच्चे 12th जो है 12th कर चुके हैं, या जिनका जेई के एग्जाम है या नीट के एग्जाम है, बच्चों जैसे ये चीज़ आप फील करते हैं कि फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जो है 11th में सबसे बड़ा हर्डल होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काइनेमेटिक्स में ही फिजिक्स के डर से प्रिपरेशन जो है छोड़ देते हैं, या वो बेसिकली क्या है कि काइनेमेटिक्स में इतने उलझ जाते हैं कि फिजिक्स उनको समझ में आनी बंद हो जाती है। तो आज के मेरे वीडियो का मेन मोटिव ये होगा कि काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है इसको कैसे इजी तरीके से पढ़ा जाए, और इसमें कहाँ से किस किस सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं एग्जाम में। तो बच्चों, अगर देखा जाए पूरे काइनेमेटिक्स चैप्टर को अगर देखा जाए तो इसमें कितने सेगमेंट्स हो सकते हैं, इन सेगमेंट्स को हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो काइनेमेटिक्स में टोटल 3 सेगमेंट जैसे आप लोग जानते हैं कि है। फर्स्ट हो गया 1D मोशन, 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन। अब 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन, इनके भी अगर सब पार्ट करें, इनको भी अगर डिवाइड करें, फर्दर डिवाइड करें, तो 1D मोशन में ध्यान होगा 2 सेगमेंट होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, एंड दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 सेगमेंट इसमें डिवाइड करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में 3 सेगमेंट क्या क्या है जी? तो हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल, इसमें आता है कि जैसे किसी पार्टिकल को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से फेंका जाए और वो सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दोबारा से वापस आ जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल टू सेम हॉरिजॉन्टल का केस होता है। दूसरा केस होता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर में मेनली हम लोग केस देखते हैं कि जैसे किसी हाइट से पार्टिकल को फेंकते हैं और वो पार्टिकल ग्राउंड पे आ जाता है, इस टाइप के जो केसेज होते हैं, ये हम लोग का प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर का केस आता है, किसी हाइट से फेंकने वाला केस आता है। थर्ड केस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन सरफेस या इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में भी अगर देखे होंगे तो 2 पार्ट होता है। अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है तो इंक्लाइन सरफेस पे 2 तरीके से पार्टिकल को फेंका जा सकता है। एक अप द इंक्लाइन का केस होता है, नीचे से ऊपर फेंकने का पार्टिकल का, और एक डाउन द इंक्लाइन का केस होता है, ऊपर से नीचे फेंकने का। ये 2 जो है, ये प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन सरफेस, ये 2 केसेज होते हैं। इसके अलावा बात करें तो थर्ड हम लोग का जो सेगमेंट होता है काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव मोशन का होता है। अब रिलेटिव मोशन को भी अगर चाहें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1D रिलेटिव एंड 2D रिलेटिव। तो 1D रिलेटिव में बेसिकली क्या होता है कि 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा होता है पार्टिकल्स का, उनका आपस में रिलेटिव मोशन डिस्कस करना होता है। 2D रिलेटिव में क्या है कि प्लेन में पार्टिकल से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, उनका आपस में रिलेटिव मोशन डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा जो काइनेमेटिक्स है इसको सेपरेट ऐसे डिवाइड कर दिया है मैंने। अब देखो बच्चों, जैसे मेनली हर्डल क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि काइनेमेटिक्स चूंकि एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन करते टाइम या इसको पढ़ते टाइम इसको एज ए होल यूनिट एक बार में देखते हैं, और फिर चीजें जो है मिसमैच हो जाती है। उनको ये नहीं पता चलता है कि किस चीज को कब पढ़ें, किसका क्या किससे रिलेशन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो काम ये किया है कि इस चैप्टर को अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब भी काइनेमेटिक्स को आपको डील करना हो, काइनेमेटिक्स के साथ आपको जाना हो, तो काइनेमेटिक्स को हमेशा इन सेगमेंट्स में डिवाइड करके देखिए, सेपरेट डिवाइड कर दिया, ठीक। अब बात आती है कि कैसे स्टडी किया जाए। तो सबसे पहले जैसे 1D मोशन डिस्कस करना है, तो 1D मोशन डिस्कस करने के लिए जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, उनके बेसिक डेफिनेशन वो सब क्लियर होने चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या है, ये सब सारी चीजें जो है पहले बेसिक डेफिनेशंस क्लियर करनी है। उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो भी केसेज हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे केसेज पहले सॉल्व करने होते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ध्यान होगा कुछ बेसिक इक्वेशन होती है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन होती है। ऐसे ही और भी इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s,
ठीक है। इसके अलावा दो इक्वेशंस और आती है कि डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी, एंड एक डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकेंड का फॉर्मूला आता है s nth इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये टोटल 5 फॉर्मूले जो हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्मूले होते हैं। अब एक चीज ध्यान रहे कि जब भी इन फॉर्मूले का, कई बार क्या होता है कि बच्चा काइनेमेटिक्स में बस ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं और जहां मर्जी है वहीं अप्लाई करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर पार्टिकल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तभी इन इक्वेशंस को यूज करना है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चों कि इन इक्वेशंस को रैंडमली कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक। तो पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सेपरेटली जो है सेपरेट करेंगे, उसके सारी थ्योरीज पढ़ेंगे और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करेंगे। फिर आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें नॉर्मली बहुत सारी वैरायटी होती है कि जैसे उसमें एक्सेलरेशन के वेरिएशन की भी अगर बात करें तो एक्सेलरेशन का बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। जैसे एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट हो सकता है, टाइम का फंक्शन हो सकता है। एक्सेलरेशन जो है एक्स का फंक्शन हो सकता है, पोजीशन का फंक्शन हो सकता है। एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस इसमें आते हैं, ठीक है। ए एज ए फंक्शन ऑफ बी, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी। अब इन सब क्वेश्चंस को डील करने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर पार्टिकल का जैसे पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन का जो डेरिवेटिव होगा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होगा। जस्ट इसका रिवर्स जो है अगर जाना है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम के फंक्शन में तो सीधा यही रूल चलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फंक्शंस का आपस में कन्वर्जन सीखना होता है कि जैसे x एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है, v एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है, a एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है। कोई पूछे कि a एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा, तो a और x का जो टाइम का फंक्शन है उसमें से टाइम को अगर हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो a और x का रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही x और v के फंक्शन में से, टाइम के फंक्शन में से टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो v एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। ऐसे ही a और v का अगर रिलेशन दे रखा है टाइम का, उसमें से टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो a और v का रिलेशन आ जाएगा। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले जो सेगमेंट्स हैं इसको ऐसे डील करना होगा। तो 1D मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सेपरेट पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म को सेपरेटली पढ़ना है। एंड इसी में ग्राफ का भी सेगमेंट आता है। मेरा मानना यह है कि चाहे तो ग्राफ को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो थर्ड सेगमेंट इसमें और एक ऐड कर देता हूं, ग्राफ। तो ग्राफ में मेनली जैसे देखा जाए तो उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आता है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ आता है, vx ग्राफ आता है, ax ग्राफ आता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आता है, स्पीड टाइम का ग्राफ आता है। ये सारे ग्राफ्स आते हैं। तो ग्राफ्स को सेपरेटली अलग से पढ़ना है। तो पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा हूं कि 1D मोशन जैसे आप रिवीजन करते हैं, तो आप रिवीजन करते हैं तो ऐसा नहीं कि रिवीजन करते टाइम पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर रहा हूं और फिर सारा क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। उसमें परेशानी क्या होगी कि जब तक पूरा चैप्टर आप थ्योरी रिवीजन करेंगे तब तक लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, रिलेटिव वेलोसिटी तक पहुंचते पहुंचते आप स्टार्टिंग का थ्योरी भूल चुके होंगे। तो फिर से आपको रिवीजन करना पड़ जाएगा। तो बार बार आप कॉपी ही पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस का जो है आपको जो है चांस ही नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब भी कोई बड़े चैप्टर्स होते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशन हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, तो बड़े चैप्टर्स को हमेशा ब्रेक करके पढ़ना जो है सबसे कन्वीनियंट होता है कि उनको सब टॉपिक्स में ब्रेक कीजिए पहले और एक एक सब टॉपिक को पढ़िए और उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि पहले केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस कीजिए जो कि डायरेक्टली इन फॉर्मूलेज पे सॉल्व होता है, उसका प्रैक्टिस कर लिए। आपके पास जो भी कोचिंग में पढ़ते हैं, जहां भी है, पैकेज है, बुक है, उससे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन जो है उसको सेलेक्ट कर करके ट्राई कीजिए। फिर नॉन यूनिफॉर्म में जो भी रूल्स है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो जो है वो सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़िए और फिर उसके बेसिस पे नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन जो है ट्राई कीजिए कि कैसे जो है चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, प्लस कैसे उनका जो है फंक्शंस का आपस में कन्वर्जन किया जाता है। और ग्राफ को एकदम सेपरेटली पढ़िए।
कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोला का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इलिप्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हाइपरबोला का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ्स को सेपरेटली एक बार देख लीजिए कि किस चीज का ग्राफ कैसे होता है, और तब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ये ग्राफ देख लीजिए। तो 1D मोशन में एटलीस्ट मेरा मानना है कि कम से कम आप रिवीजन अगर कर रहे हैं तो 3 दिन टाइम दे दीजिए, और ऐसे ऐसे करके। ये 12th मूविंग बच्चों के लिए बता रहे हैं कि 3 दिन टाइम देकर उसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी जिनका जेई के एग्जाम हो उनको तो एक ही दिन में रिवीजन करना पड़ेगा पूरा, तो लेकिन एक ही दिन में रिवीजन करना है, तभी मेरा सजेशन रहेगा कि सेपरेटली इनको जो है अलग अलग पार्ट में जो है दिमाग में बिठा के तब रिवीजन कीजिए। तो 1D में 3 पार्ट हो गए। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी 3 सेगमेंट हैं कि हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर एंड प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन सरफेस। तो इसमें भी आप चाहें तो इन तीनों को सेपरेट करके कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, इसको पहले तो सेपरेटली पढ़ ही लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल को सेपरेट पढ़िए, टावर वाला केस जो है सेपरेट जो है उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और तब इंक्लाइन सरफेस में अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन इसको सेपरेटली पढ़िए। और कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं कि इनके मिक्स करके, जैसे इसको इसमें मिक्स करके रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो वो तभी होगा जब तीनों का सेपरेट आपको नॉलेज होगा। तो तीनों को सेपरेटली पढ़िए और तब उसको मिक्स क्वेश्चन जो है उनको ट्राई कीजिए। रिलेटिव मोशन में अगर देखा जाए तो रिलेटिव मोशन में ऐसे तो मैंने केवल 1D रिलेटिव और 2D रिलेटिव 2 पार्ट किया है। कारण क्या समझा रहा हूँ, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे जैसे कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव में, जैसे आप अगर पढ़े होंगे तो इसमें जैसे रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम आता है, रिवर्स स्विमर के सेपरेट जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आपका रेनमैन प्रॉब्लम आता है, विंड का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो विंड का, रेन विंड का जो है प्रॉब्लम आ जाता है। एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट और विंड के प्रॉब्लम आते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आते हैं। तो अब उनको एक एक करके पढ़ने से बेटर ये होता है कि 1D एंड 2D 2 पार्ट में सीधे डिवाइड कीजिए। कि 1D में जहां भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी केसेज हैं वो सब 1D में एक साथ चलेंगे। कि 2 ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, उनका डील कीजिए। एक्सेलरेशन अगर है तो एक्सेलरेशन को भी डील कीजिए रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करके। यानी कि 1D के सारे क्वेश्चंस एक साथ कीजिए। और 2D मोशन जो है 2D रिलेटिव जो डिस्कस करते हैं, तो 2D रिलेटिव का एक बेसिक थीम डिफाइन कर लीजिए, और उसी 2D रिलेटिव के थीम पे बाकी जो भी हम लोग के जो स्टैंडर्ड जो कैटेगरी बेस्ड प्रॉब्लम है उनको फिट करने का ट्राई कीजिए। कि जैसे रेनमैन, जैसे रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम है, तो रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम जो है 2D का प्रॉब्लम है, इसको कैसे सेट करेंगे। रिलेटिव में अगर देखा जाए तो कहीं भी रिलेटिव अगर फाइंड करते हैं तो 3 वेलोसिटी का रिलेशन कहीं ना कहीं से आता है। या तो 2 को सबट्रैक्ट करके तीसरा वेलोसिटी फाइंड करते हैं, और नहीं तो 2 को ऐड करके तीसरा वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो इसी का पूरा खेल है। तो चाहे 1D में बात करें या 2D में बात करें, इन्हीं चीजों को देखते हैं। वही सेम चीज एक्सेलरेशन में भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम चूंकि वेलोसिटी को डील करते हैं रिलेटिव में, तो वेलोसिटी में जैसे 2D रिलेटिव अगर देखना है तो एक बार 2D रिलेटिव को डिफाइन कर लिया, 2 डिफरेंट डायरेक्शन वेलोसिटीज हैं, उनका रिलेटिव कैसे फाइंड करेंगे। और अब उसी पे रिवर्स स्विमर को फिट करना है, उसी पे रेनमैन प्रॉब्लम को शिफ्ट करना है, उसी पे रेन विंड को शिफ्ट करना है, उसी पे विंड मैन के प्रॉब्लम को शिफ्ट करना है, उसी पे विंड और एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम शिफ्ट करना है। तो सबका जो है सेम तरीके से फिटिंग करके और सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो उससे क्या हो कि आपको क्लैरिटी आएगा। नहीं तो ऐसे आपके दिमाग में रहेगा कि रेनमैन प्रॉब्लम अलग है और रिवर्स स्विमर अलग है, वैसा कुछ नहीं है। आप अगर डिफाइन करके देखेंगे तो डिफाइन करके जब इसको सेट करेंगे तो लगेगा कि सब सेम थ्योरी पे चलता है। तो बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता किसको कैसे सेट किया जाए। तो इन पूरे चैप्टर को जब बात करेंगे, पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे डिस्कस करना है, कैसे उसको जो है डील करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर से एक बार मैं बताना चाह रहा हूं कि 1D मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफ। प्रोजेक्टाइल मोशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर एंड इंक्लाइन सरफेस। एंड रिलेटिव मोशन में केवल 2 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, 1D रिलेटिव एंड 2D रिलेटिव। 1D रिलेटिव में जितने भी क्वेश्चन है 1 डायमेंशनल, सारे क्वेश्चन एक साथ, वेलोसिटी के हो, एक्सेलरेशन को हो, सब एक साथ डील कीजिए। और 2D में बाकी जो भी 2D वाले जो सेक्शन है उनको सबको एक साथ डील कीजिए। तो ऐसे पढ़ने का ट्राई कीजिए। इसके अलावा बात करते हैं जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा चैप्टर है, हर एक एग्जाम में अपना इसका अलग वेटेज है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं।
जेई मेन की बात करें या जेई एडवांस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन इस जो है आराम से काइनेमेटिक्स से पूछे जाते हैं। नीट में भी अगर बात करें तो 3-4 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से आते हैं। अब मैं थोड़ा-सा ये बताने का ट्राई करूँगा कौन-कौन से सेगमेंट जो हैं मोस्ट प्रोबेबल जो है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जेई में खास करके, उनको मैं डिफाइन करने का ट्राई करूँगा। तो जेई में अगर मैं 1D मोशन की बात करूँ, तो 1D मोशन में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ग्राफ, इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जेई में बात करें तो। नीट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलता है, लेकिन जेई में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है एंड ग्राफ, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इधर रिसेंटली आप देखेंगे तो जेई मेन में रेगुलर जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पूछे हुए हैं। ग्राफ रेगुलरली कुछ ना कुछ आते रहता है। तो ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल से कभी क्वेश्चंस आते भी हैं, कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल अभी के टाइम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लेकिन हाँ, अगर बाय चांस अगर क्वेश्चन आते हैं तो मेरा मानना है कि ये सब जो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर जेई में जो है इसको अब ज़्यादा डील करता है। हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल वाला केस जो है जेई अब थोड़ा सा कम पूछता है। तो जेई में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर जो है इसके कैसे जाते हैं जेई एडवांस में वगैरह जो है। इंक्लाइन सरफेस के भी कुछ क्वेश्चन जो है ये आते हैं जेई में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर वाला केस हो गया, प्रोजेक्टाइल में अगर बात करें तो। रही बात रिलेटिव की, तो रिलेटिव से क्वेश्चन हमेशा आता है। 1D रिलेटिव या 2D रिलेटिव, दोनों में से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर 3 क्वेश्चन अगर आते हैं कहीं से भी, मान अगर काइनेमेटिक्स में बात करें 3 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो 3 क्वेश्चन जो हैं अगर 5 पार्ट में इसको डिवाइड करें, 5 सब टॉपिक में डिवाइड करें, तो ज़्यादा चांस है कि उन्हीं में से तीनों क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक पार्ट हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा पार्ट हो गया ग्राफ, तीसरा हो गया प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, चौथा सब टॉपिक हो गया 1D रिलेटिव एंड देन 2D रिलेटिव। अगर इन 5 सब टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करके जाएंगे तो मेरा मानना है कि जो भी काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं ज्यादा चांस है कि सारे क्वेश्चन आपके जो है इसी से आएंगे। तो ये मैंने एक काइनेमेटिक्स को कैसे बच्चे अच्छा करें इसको बताने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। होपफुली आप लोगों को जो स्ट्रक्चर जो है ये समझ में आया होगा, काइनेमेटिक्स का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे काइनेमेटिक्स को डील किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।